बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक से ज़ायद तूफानों की जद में है। एक तरफ बारिशें मुसलसल तबाही फैला रही हैं तो दूसरी तरफ अदालतों के फैसले सियासत की बुनियादें हिला रहे हैं। सियासत के मैदान में पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमात और सजाओं की ये लगार जारी है, जबकि आम आदमी की जेबों पर बिजली माफिया के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। आज 9 मई के सानहे से जुड़े मुकदमात में एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ने थाना मूसा खेल मियांवाली केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बिछड़, रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्ठा और सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी जनरल बिलाल एजाज को 10-10 साल कैद की सजाएं सुना दी हैं, जिनके बाद उनकी 5-5 साल नाअहली और असेंबली नशिस्तों से महरूमी तकरीबन तय समझी जा रही है। शेरशाह पुल के मुकदमे का फैसला महफूज हो चुका है, जो किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। इस मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा जैसे रहनुमा शामिल हैं। रावलपिंडी और फैसलाबाद में कायम जो मुकदमात हैं उनके भी रवा हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान है। जरा ये बताते हैं कि 52 से ज्यादा पीटीआई रहनुमा मुमकिन तौर पर नाअहली की जद में आएंगे, जिससे जमात का सियासी वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये महज इंसाफ है या फिर इक्तदार की शतरंज पर मुखालिफ को मिटाने की मुनज़्ज़म हिकमत अमली। अगर इतनी बड़ी तादाद में एक जमात को इंतखाबी मैदान से हटा दिया जाता है तो नई सियासी बसात पर असल फायदा किसको पहुंचेगा और अवाम का मैंडेट कहां खड़ा होगा। उधर अवाम का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने एक और रियासती डकैती डालकर शहरियों से तकरीबन 244 अरब रुपए ओवर बिलिंग के नाम पर वसूल किए हैं। सिर्फ 5 कंपनियों ने 47 अरब 81 करोड़ का इजाफी बिल भेजा, जबकि मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी ने तो फौजशुदा अफराद को भी 4 करोड़ 96 लाख रुपए के बिल थमा दिए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में एतराफ किया गया है कि पीडीएम दौर में 90 करोड़ यूनिट बिला जवाज डाले गए, लेकिन नेपरा और हुकूमत हस्बे रिवायत खामोश तमाशाई बनी रही। 2023 में 110 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का एतराफ करने वाले वजीर तवानाई अब फिर रवायती मिट्टी पाओ पॉलिसी पर अमल पैरा है। अवाम के इस्तेमाल से ज्यादा बिजली के पैसे जबरदस्ती वसूल किए जाना खुली रियासती चोरी है, जिस पर किसी को सजा नहीं मिलती। महसूस यूं होता है कि जैसे मुल्क 2 महाजों पर बैक वक्त ला खड़ा किया गया हो। एक तरफ सियासी इंतकाम के जेर साया इंसाफ के तराजू पर सवाल निशान लगे हैं और दूसरी तरफ बिजली माफिया अवाम के जेबों पर डाका डालकर हुकूमती सरपरस्ती में मजे लूट रही है। निज़ामे हुक्मरानी, शफाफियत और अवामी एतमाद सब कुछ लम्हा बालम्हा पिघल रहा है और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आज के प्रोग्राम में इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, शाहिद मेतला साहब और बैरिस्टर हसनैन अली चौधरी साहब। आज जिन एमएनएस के हवाले से और अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की सजा के हवाले से फैसला आया, उस पर कानूनी चाराजोई तो मैं मालूम करना चाहूँगी, लेकिन हमारे ही प्रोग्राम में रिजवान रज़ी साहब आप कई बार ये बात कर चुके हैं कि 10 अगस्त तक आप ये फैसले 9 मई के हवाले से ज़रियाब आते हुए देखेंगी। फैसले सुनाए जाएंगे और बहुत सारे एमएनएस जो हैं, एमपीएस जो हैं, वो नाअहल भी करार दिए जाएंगे। आज के इस फैसले के बाद रज़ी साहब आपका ओपिनियन क्या है और आपकी खबर कहां खड़ी है? आने वाले दिनों में ज़राए तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि 52 लोग नाअहल होंगे, आपकी खबर क्या है? देखिए, ये फैसले जो हैं, आप अगर इनकी टाइमिंग देखें तो वो ये है कि जैसे ही हम सेनेट के इलेक्शन के बाद हंसी खुशी रहने लगे, उसके फौरन बाद ये फैसले आना शुरू हो गए और सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमने तकवे के उस मयार को पाश किया जो हमने दूसरों के लिए कायम किया हुआ था और हम खुद भी उस पर पूरे नहीं उतरते थे। और हमारे वो तमाम अहबाब जो फार्म 47 का विरद करते हुए पाए जा रहे थे, अब वो बेचारे सोच रहे हैं कि फार्म 45 वालों के साथ तो उन्होंने जफ्फी डाल ली है, जिनके लिए हम ये बात बुलंद कर रहे थे। तो अब हम कहाँ पे खड़े? ये जर्नलिस्ट के साथ अक्सर होता है, वो जिसका केस प्लीड कर रहा होता है ना, वो जाके मुल्ज़म से या मुजरम से जो है वो सुलह कर लेता है और जर्नलिस्ट बेचारा सोच रहा होता है कि मैं कितने खलोवा। लेकिन देखिए, मुझे अक्सर और बेशतर वहां पर होता है जहां पर जो सामने वाला है ना वो ताकतवर होता है और जो जिसके साथ सब कुछ हुआ होता है वो मजलूम होता है, तो मजलूम ही हमेशा जालिम के सामने घुटने टेक दिया करते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये बहुत रेयर होता है
कि एक जो है वो पिटिशनर या एक दरखास्त दहिंदा या मजलूम जो है वो खड़ा रहे और जर्नलिस्ट भी उसके साथ खड़ा रहे। वैसे जर्नलिस्ट बेचारा अकेला ही रह जाता है, मेरे जाती तजुर्बात हैं। और मैं भी अपने बहुत सारे उन अहबाब के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ जो टीवी पे बैठ के फार्म 47 का रोना रोते रहे, लेकिन फार्म 47 वाली पार्टी ने खुद जाके उनसे सुलह कर ली। अब आ जाइए इसकी तरफ। मुझे ये लगता है कि लार्जर पिक्चर का हिस्सा है। जिस तरह सुलह सफाई के साथ सेनेट में इलेक्शन हुए हैं, ये उस नुक्ता नजर का आगाज है, उस लार्जर पिक्चर का आगाज है। वाकई लगता है रज़ी साहब? जी। अब ये सजाएं होंगी, इनमें से बेशतर सजाएं जो होंगी वो बेलेबल होंगी और पहली पेशी के ऊपर उनके ऊपर सजा सस्पेंड हो जाएगी, तो वो लोग जो होंगे वो तो हंसी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन दूसरा ये होगा कि उनके खिलाफ अपील जाएगी, तो फिर हमारे दोस्तों का वो वाला आर्गूमेंट जो वो टीवी पे बैठ के करते हैं कि देखें जनाब नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की जो सजाएं हैं वो अदालतों ने कैसे खत्म की हैं, फिर उनके महबूबीन की सजाएं भी उसी तरह खत्म की जाएंगी, क्योंकि मामला इसके बाद अब अपील में जाएगा ना, हाई कोर्ट में जाएगा। केसेस कायम किए जाते हैं रज़ी साहब, तो फिर यही होता है ना, हाई कोर्ट में जाएगा अपील में। लेकिन ये उस बड़े एग्रीमेंट का या अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा लग रहा है मुझे, जो कि केपीके के अंदर सेनेट के इंतखाबात से शुरू हुई है। तो वो आपको लगता है कि अंडरस्टैंडिंग कायम हो चुकी है? हाँ, उसके ऊपर बकायदा अमल दरामद शुरू हो चुका है। और ये फर्स्ट फेज आपको नजर आ रहा है? ब्लॉक देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है ना कि अगस्त तक फैसले कर दे, तो अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर भी अमल करना है और इस मामले को आगे भी बढ़ाना है। इनमें से बेशतर लोग जो हैं वो तो अपनी सजाएं पूरी कर चुके हैं, कैद की जो है वो तो वैसे ही रिहा हो जाएंगे, लेकिन ये अपीलों में जाएंगे और अपीलों में एक वो फैसला लिखा करते हैं लाइन, इस्तगासा अपना केस साबित नहीं कर सका, और वहां पे भी हस्बे साबिक हस्बे रवायत इस्तगासा अपना केस साबित नहीं कर सकेगा। पिक्चर आप दिखा रहे हैं रज़ी साहब, वाकई ऐसा है? मतलब ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ये लग रहा है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि इतनी स्ट्रीमलाइन तरीके से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं और वो माजी का नुक्ता नजर भूल जाइए, ये मुस्तकबिल के ऊपर नजर रखिए, तो ये हो क्या रहा है। और ये आप मौजूदा जो हालिया सेनेट इंतखाबात हैं उसके साथ डॉट कनेक्ट करके अपनी ऑब्जर्वेशन मैं आपको पहले मैंने कहा था कि ये अगस्त तक ये फैसले आना शुरू हो जाएंगे, 10 मई वाले। सर आपने तो बहुत कुछ कहा था, मुझे ये भी कहा था कि 18 मार्च तक बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे, लेकिन वो वाला बाबा आपका जो है ना, वो बाबा दौड़ गया मैंने पकड़ना है। चूंकि सवाल आप भी सुन चुके हैं, मुझे ये बताइएगा, कानूनी तो मैंने उनसे राय लेनी थी कि इस वक्त अब आगे की प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। ये अपने केसेस को लेकर जाहिर सी बात है हाई कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन ये जो एमएनएज हैं, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशंस रही हैं, जो रवायात रही हैं, जो ही सजाएं होती हैं, चाहे वो एक दिन की सजा ही क्यों ना हो किसी भी हुकूमती नुमाइंदे को, तो उसके बाद आप जो है वो नाअहल हो जाते हैं, आपकी सीट आपसे छीन ली जाती है। इनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं जिन एमएनएज के हवाले से आज फैसला आया है? ज़रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, सजाओं के फोरम्स मौजूद हैं, आपने सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और लास्ट में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी होते हैं। तो अभी तो सिर्फ सजा हुई है दहशतगर्दी की अदालत से, इसके बाद हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है। अब जरा एक ये तो कानूनी पहलू है, उस पर आप अपील में जाएंगे। अब अपील में वो लोग जो सरबनगू होंगे, सरबसजूद होंगे और उसकी मुराद सईद की तरह सेंटर में मुंतखब हो जाएंगे, वो तो शायद बच जाएंगे, और जो नहीं होंगे उनके नाहली के लिए जो प्रोसेस है वो फिर शुरू होगा। वो प्रोसेस 1 या 2 दिन का नहीं, लेंथी प्रोसेस है, वो देर से होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुराद सईद साहब जो हैं वो भी किसी की यानी कि गुड बुक्स में आ गए हैं, तब जाके वो सेनेटर बने? देखिए, ये मैं चूंकि जर्नलिज्म करता हूँ और बीइंग ए जर्नलिज्म स्टूडेंट, मुझे ये महसूस होता है, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि देखिए ना, मुझे ये सवाल मेरे जहन में, आम आदमी के जहन में भी आता है कि 2 बरस तक जिसको एजेंसीज ढूंढते रहे, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे ढूंढते रहे, वो कभी अफगानिस्तान पाए जाते थे, कभी केपीके में रिपोर्ट थे, अचानक से आए सेंटर बन गए जिनको एजेंसियां ढूंढ रही हैं, तो फिर 2 मकासद होते हैं, या तो फिर उनके ऊपर जो लगे फॉर्मूला अली अमीन ने अपनाया, हो सकता है कि वहां पे कुछ लोग कुछ 2 वाली बात की गई हो, तभी तो 5-6 के हिसाब से तनासुब से आपको पता नहीं कि सेनेटर मुंतखब भी हो गए। साहब भी तो बने थे। वो दो चीजें। देखिए, मैं बात करूं, वो बात दुरुस्त है, वो तो चलिए एक अंडरस्टैंडिंग थी ना, पॉलिटिकल आपने अरेंजमेंट किया कि बंदर बांट कर ली कि 5 आप ले लीजिए, 6 हम ले लेंगे, मिल बैठ के बड़ा स्मूथली मामले को
चले निपटा लेते हैं। सेनेट के इंतखाबात में नाराज अरकान खुरम जैसे जो खड़े थे, खुरम जमान जैसे, वो भी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, वर्कर्स का कुछ नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है ज़रियाब में, मेरे जहन में जो सवाल आता है कि 2 बरस तक जो रिपोर्ट थे, राह फरार इख्तियार की हुई थी, बड़े नेगेटिव लिस्ट में थे, वो अचानक से क्या हुआ ऐसा कुछ कि इस मुल्क के कानून को कि वो सेंटर भी बन गए जबकि वो मतलूब थे। मुझे तो, मेरे जहन से तो ये सवाल ही निकलता रहा। अब आप जरा आगे आ जाइए, देखिए ना, लिंक कीजिए इन चीजों को। जो बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के, इस निज़ाम के, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, वो अली अमीन गंडापुर हों, वो मुराद सईद हों, वो सब कुछ भी हों, वो जो बाहर बैठे लोग हैं जो स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, जो ओहदों पर बराजुमान हैं, वो ओहदे हुकूमती हों या फिर जमात के ओहदे हों, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो इन ओहदों से हटें, क्योंकि अच्छा अनवर साहब मुझे ये बताइएगा, हाँ आपने देखिए वही बात आ गई ना कि जिन लोगों के नाम शामिल है एमएनए या एमपीएस के हवाले से, उनकी तादाद तकरीबन 52 बताई जाती है। जो पिक्चर रजी साहब खींच रहे हैं उसके मुताबिक तो मतलब आगे चलकर हालात आसान हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आप उनकी ऑब्जर्वेशन से कितना इत्तफाक करते हैं और आपका अपना क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहते हैं, पीटीआई के लिए आगे चलकर हालात आसान होंगे या मजीद इससे ज्यादा मुश्किल होंगे? देखिए ज़रियाब, ये पीटीआई के लिए हालात आसान नहीं होंगे, ये इनफरादी तौर पर लोगों के लिए हालात आसान होंगे। मैंने आपसे अर्ज किया, जो लोग तो सरबसजूद होंगे वो बख्श दिए जाएंगे, उन्हें निजात होगी, और जो नहीं होंगे उनके लिए उनका प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा, उनको शायद जमानतें भी ना मिलें, और फिर जो आगे जाकर उनकी डी सीट होने का मामला है वो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे इसके इम्कानात कम लगते हैं, क्योंकि जब आप रियासत के अगेंस्ट खड़े होते हैं तो फिर आप बहुत कम सर्वाइव कर सकते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कुछ खुलकर और कुछ अपना दरपर्दा जो हैं वो हुकूमत के साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट का काम बहुत ज्यादा आसान किए हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो बाहर के लोग हैं वो ज्यादातर उनका झुकाव एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है। आप क्या समझती हैं कि केपीके के अंदर इंतखाबात बड़े आसानी से हो गए हैं, बड़े साफ शफाफ हुए हैं, वहां पर कोई वफादारियां तब्दील नहीं हुई, वहां पर कोई आपने एग्रीमेंट साइन करके नहीं दिया, स्टाम्प पेपर लिख कर नहीं दिया। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वक्त के साथ साथ अनफोल्ड होंगी। आप देख रही है ना, मैंने आपसे कहा था कि सजाएं होंगी भी, सजाएं माफ भी कर दी जाएंगी, फिर ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा। ये ज़हन में रख लीजिए कि पाकिस्तान चलिए ठीक है, सजाएं होंगी, सजाएं माफ होंगी, प्रोसीजर पीछे रह जाएगा, लेकिन इन सजाओं के माफ होने के बाद अहली भी होती है तो जाहिर सी बात है फिर ज़िमनी इंतखाबात भी होंगे। उस वक्त किस किस्म का जो सियासी दंगल है वो सजेगा, और फिर आज कौमी असम्बली में भी 2/3 है, सेनेट में भी 2/3 है, भाई इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आती हूँ तो बैरिस्टर हसनैन साहब और शाहिद मित्तल साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा, हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन एमएनएस के हवाले से और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बशर के हवाले से कि जिनकी आज 9 मई के हवाले से फैसले सुनाए गए हैं। बात यही हो रही थी कि जब 2/3 अक्सरियत इस वक्त मौजूद है कौमी असम्बली में, मौजूदा हुकूमत की, सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत है, तो फिर ये फैसला आज नहीं तो कल सुनाना तो जरूर था अदालतों ने। पर जो टाइमिंग्स हैं उसके ऊपर इसके क्या असरात जो हैं वो मुरतब होंगे। एंड मीनवाइल ये कि इस वक्त कानूनी ऑप्शंस मौजूद क्या क्या हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। बैरिस्टर साहब, क्या कानूनी ऑप्शंस इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद ये फैसले जूं सामने आते जाएंगे? देखिए जी, अभी तो द सेंटेंस हैज बीन गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट, ठीक है। जिस अदालत ने समाअत की है मुकदमे की, उसने फैसला सुना है, एटीसी कोर्ट। इसके आगे अपील्स है, ठीक है। आगे अगर अगर वो अपेलेट फोरम पे जाके वो दिखा देते हैं ऊपर की अदालतों को कि हम जो नीचे की अदालत है उसने कोई फैक्ट के ऊपर या कानून के ऊपर कोई गलत फैसला किया है, तो उसके ऊपर उनकी बरी हो सकती है, अमरोज़ी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं अपने उस्ताद मोहतरम रजी साहब की भी गुफ्तगू सुन रहा था और बाकी पैनलिस्ट की भी बात यह है कि आई वांट टू स्पीक एज नॉट इन कैपेसिटी कि ये पीटीआई के थे, ये एमएनएस थे, ये एमपीएस थे। गुजारिश ये है कि 9 मई ये हुआ, हम जब अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस बोर्ड की बात करते थे तो यहाँ तो फौजी अदालतों की तो कब से सजाएं होके वो तो आधी काट के भी खत्म हो गए, ठीक है। एटीसी के अंदर चलान मुरतब हुआ, उनकी आगे इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके ऊपर अदालत ने ख्वाह कि वो एमपीए हो, एमएनए हो या अल्लाह रखा हो जो कि मॉब के साथ था, इफ दे आर अ कॉन्विक्ट, दे आर अ कॉन्विक्ट एंड रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट। तो जब आपकी कन्विक्शन साबित हो जाती है या जिस किस्म के आज फैसले आपके छोटी अदालतों से भी आ रहे हैं, मुझे यह बताएगा उसके बाद स्टैंडिंग क्या होगी अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की या फिर एमएनए अहमद चट्ठा साहब की, बिलाल एजाज साहब की? They'll be deseated foreign. They'll be फौरी तौर deseated. पर A convict person cannot be seated in the assembly.
देखे नहीं हमने यहाँ पनामा के अंदर एकामा के भी तो फैसले देखे ना, जिसके ऊपर आपका चलते फिरते वजीर आजम साहब को चलता किया, ठीक है, तो दिल बी डी सीट है। उसके बाद अगर मतलब आज के फैसलों के बाद मैं थोड़ा क्लियरली आपसे पूछना चाह रही हूँ साहब, आज के हाँ जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज के फैसले के बाद ये तय हो गया कि ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली जो है मलिक अहमद बिचड़ साहब, अब वो मजीद ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली नहीं होंगे? जी नॉट एट ऑल, अनलेस एंड अनटिल जो अपीलेट कोर्ट है वो इस फैसले को वापस तब्दील कर दे। अगर वो कह दे कि नहीं जी ये जो है ये इनका अक्विटल होना चाहिए, ये बेगुनाह है, तो ऑफ कोर्स he'll be seated back in his capacity of the opposition leader, but as of now he's a convict। और जब कन्विक्शन आ जाए, इवन खान साहब के भी आपने माना, लेकिन जब कन्विक्शन आ जाए तो ना तो आप पार्टी लीडर रह सकते हैं और ना ही आप किसी आईनी जो है मर्तबे पे बैठ सकते, बी एमएनए एमपीए जज और व्हाटसोएवर। ठीक है, अच्छा आज डी सीट होने के बाद ठीक है, मुझे थोड़े से कानूनी चीजें आपसे जाननी है। डी सीट हो गए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आपने कहा ना अपीलेट कोर्ट में आप जाएंगे, अब जाते हैं आप अपनी दरख्वास्त जमा करवाते हैं, अदालत कौन सा वक्त मुकर्रर करती है सुनने के लिए, नए सुनने के लिए, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ने उस नशिस्त के ऊपर इंतखाबात भी करवाने हैं, अगर वो जाहिर सी बात है उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग होगी या अदालत उस केस को सुनने के लिए बहुत आगे की तारीख मुकर्रर करती है, तो उस वक्त का जो सियासी मंजरनामा होगा कानूनी एतबार से वो क्या होगा मिर्ज़ा साहब? मैं एक आपको इसमें साइटेशन देना चाहता हूँ, रादर एक केस लाइव बताना चाहता हूँ, सारी काम को रखता है। मियां नवाज शरीफ साहब की केस के अंदर जब कन्विक्शन हुई थी तो उसके कितनी देर बाद एक्विटल हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो यहाँ भी सबको कानूनी चाराजोई करेंगे, जितना वक्त एक पाकिस्तान के आम फर्द को लगता है उतना इनको भी लगेगा। ठीक है, वो नो मैटर व्हाट के उसके अंदर मतलब जो इलेक्शन कमीशन ने एक टाइम मुकर्रर कर रखा है जो आइन में दर्ज है कि इतने दिनों बाद उस सीट के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होना ही होना है। मीनवाइल उसके बाद इलेक्शन तो वंस देयर बी ज़िमनी इलेक्शन और एक्विटल और अपील का डिफरेंट प्रोसीजर है। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन तो जब डी सीट हो जाएंगे तो वहां ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, लेकिन एज फार एज द अपील एंड द एक्विटल और द कन्विक्शन देयरऑफ इज कंसर्न वो डिफरेंट है, वो अपना वक्त ले। डी सीटिंग का प्रोसीजर क्या है, मतलब कि इस फैसले के बाद? जी सर स्पीकर को जाएगा ना जी, स्पीकर को जाएगा ये फैसला जो है, उसके बाद वो अपनी अपील भी जमा करा देंगे। एंड फॉर द टाइम बीइंग जो टैब वो स्पीकर जो है वो टाइम पे आप अरेंजमेंट देगा जी, ठीक है आपने अपील जमा करा दी, आपकी अपील मुरतब होगी हाई कोर्ट के अंदर और अपीलेट फोरम्स के अंदर, तो जब तक वो आता है यू डी सीटेड। सही। शाहिद मिदला साहब, हाउ डू वी सी दिस पॉलिटिकल अरेंजमेंट, क्योंकि टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इन्हें सेनेट में भी 2 तिहाई इलेक्शन अक्सरियत मिल गई, मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद इन्हें कौमी असेंबली में भी 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई। देने वाले और कितना नवाजना चाह रहे हैं, वो कहते हैं ना देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, तो मेरे ख्याल से छप्पड़ फाड़ ही दिया इनके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जरा आप ये जो सजाएं होना शुरू हो गई हैं इसके हवाले से हमने अभी माजी करीब में बहुत सारे इंकशाफात भी सुने देखे, और जो तरीकाकार जो अडॉप्ट किया गया कोट लखपत जेल में उसके हवाले से भी बहुत सारी रिजर्वेशंस थी। हाँ। बहुत सारी रिपोर्टिंग भी कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्त लाहौर से कर रहे हैं और बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आप देखिए कि उसमें जो विटनेसेस हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन जो अदरवाइज एफआईआर्स में मेंशन है और एफआईआर्स में जो बताया गया है कि ये प्रोसीडिंग्स हुई और इस तरह से ये वाकया रूनमा हुए, तो वो इंस्पेक्टर मुनीर हो या दूसरे तीसरे जितने भी सरकारी गवाहान हैं वो अपनी पोजीशन से विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमें आइडिया है, एक बात का पता है कि पिछले कुछ अर्से से ये बात हो भी रही है कि सज़ाएं ज़रूर होंगी और सज़ाओं की प्रोसीडिंग किस तरह से होगी और उनकी इंटेंसिटी क्या होगी और उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की मुल्की सियासत है उस पर क्या होगा और जो पार्लिमानी सियासत है उस पर क्या होगा। देखिए सज़ाएं अगर गवाहान हैं नहीं हैं, हमने देखा है कि वो उनको मिलनी है और ये बड़ा बदकिस्मती से है। ये कोई जुडिशल सिस्टम का अच्छा फीचर नहीं है। ये हमारा जो जुडिशल निज़ाम है इसका फेस डीफेम हो रहा है, डीफॉर्म हो रहा है इन अ वे कि आप कोई भी आप एविडेंसेस प्रोड्यूस करने की पोजीशन में हो, गवाहान अगर नहीं भी मौजूद हैं फिर भी आप सजाएं दे रहे हैं, फिर भी आप लोगों को कन्विक्ट कर रहे हैं। ये देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसने अगर कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे या कौमी तंसीबात पे किसी ने हमला किया है, असॉल्ट किया है, ही शुड बी पनिश्ड, ही शुड बी पनिश्ड हार्डली एज वेल।
लेकिन ये नहीं है कि आप जो एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, ड्यू कोर्स ऑफ जस्टिस है, उसको आप बिल्कुल वेव कर दें, उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें। तो ये मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। दूसरा, आप देखें कि कुछ अरसे से जो लाइक माइंडेड हैं या गवर्नमेंट के करीब समझे जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, हमारे दोस्त सहाफ़ी, वो मुसलसल इसको इंडिकेट कर रहे थे कि कोई स्ट्रक्चर इस तरह से होने जा रहा है पार्लिमानी सियासत का, पार्लियामेंट्स में प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, या इवन पार्लियामेंट में भी ये अरेंजमेंट्स होने जा रहे हैं। कोई 50 से ज़ायद ये बात कही जा रही थी कि जो MNAs हैं उनको डी सीट कर दिया जाएगा। तो मैं वो दोस्त अहबाब ये सारी चीज़ें इंडिकेट करते रहे, तो एक बात मैं भी इंडिकेट कर देता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है, विच आई कैन फोरसी, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को होगा। सर वो तो फिर कभी किसी दौर में जाकर होगा ना, जो मौजूदा हाल में बेनिफिशियरी हैं इन तमाम चीज़ों की, वो सबसे बड़ी तो पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं को होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान देखें, PMLN का पॉलिटिकल कैपिटल बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया हुआ है, कंज्यूम हो गया हुआ है, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी पंजाब में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती थी, सिंध के रूरल एरियाज तक महदूद होकर रह गई है। और जो ये सारी चीज़ें अवामी गैज़ो गज़ब के नतीजे में फिर उसकी सूरत में सबके सामने आती हैं। आप देख लीजिए, पिछले 1-2 हमने इंसिडेंट्स देखे कि साजिद कुरैशी हो या दूसरे तीसरे जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड लोग थे, इंडिविजुअल्स थे, वो मेरा ख्याल है कि वो वज़ीर आला से ज़्यादा पॉपुलर होकर सामने आए हैं, या जो एहतजाजी सियासत करती ख़वातीन है PTI की, वो किस तरह से बड़े नाम बन गई हैं, किस तरह से उन्होंने जो ट्रेडिशनल मुझे ये बताएगा, अब सब कुछ लुटाकर फिर PTI इरादा रखती है बाहर निकलने का? क्योंकि अगर बाई इलेक्शंस भी होते हैं इन सीटों के ऊपर, तो आपको पता है हमारे यहाँ जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जो रिसेंटली अभी सियालकोट में भी इलेक्शन हुआ था, उसके ऊपर जिस किस्म के लोगों के रिमार्क्स आए, जो तहफ़्फ़ुज़ात है वहाँ के अपने लोगों के, जो रिटर्निंग अफसरान बैठे हुए थे, वो आपके और हमारे सामने, यहाँ तक कि जनरल इलेक्शंस, मखसूस नशिस्तें, तो फिर इन बाई इलेक्शंस का क्या आप वो देखेंगे मुस्तकबिल? और डेफिनेटली अगर वो PMLN जीत जाती है, जैसे उन्होंने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जीता, और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने पीपल्स पार्टी को भी जीतते देखा, जिस तरह से आसफा भुट्टो जरदारी को जितवाया गया, या उसके बाद जितने भी सब्सिक्वेंटली इलेक्शन हुए उसमें जो आज की हुकूमती जमातें उनको जितवाया गया, वो जीती जिस तरह से भी जीती, उससे अवाम में तहस ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आता है, नफरत ज़्यादा आती है। अच्छा, अभी तो शायद ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, उस नफरत को भी एब्जॉर्ब करने की पोजीशन में हैं, उस तैश को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जब ये हुकूमत में नहीं होंगे, जब ये इक़्तिदार में नहीं होंगे, तो इनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ऑलरेडी बहुत सारी मुश्किलात है। देखिए, एक बात याद रखिए ज़रियाब, जो विजुअल्स 2024 में क्रिएट हुए हैं ना, ये पाकिस्तान की तारीख में ये कभी नहीं इससे पहले क्रिएट नहीं हुए हैं, और इनको हम बहुत रैम्पेंट देखेंगे। जो पॉलिटिकल अरीना है, जो फ्यूचर है पॉलिटिकल जमातों का और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, इसको हम रिपीटेडली विटनेस करेंगे आने वाले दिनों में। दूसरी बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है। हाँ, मैं एक जुमला कि मैं बिटवीन द लाइन कुछ कह रहा हूँ कि आज जो ये कर रही हैं हुकूमती जमातें, इनका सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को होने वाला है। चूंकि PTI तो एक मज़ामती जमात के तौर पे, एक बड़ी जमात के तौर पे, इमरान खान एक बड़े लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं इस अरीना में, इस डोमेन में, तो अब उनका कंपटीशन रहा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उनको सबड्यू करने की कोशिश की जाती रहेगी, वो वैसे वैसे इमर्ज होंगे, वैसे वैसे सरफेस होंगे, उसके लिए उनका अमलन सियासत करना भी बहुत जरूरी है। मित्तल साहब, जेल में रहकर उनके लिए फिलहाल इस वक्त एक तहरीक चलाना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। उनके कारकुनान की, उनके रहनुमाओं की उनसे मुलाकातें नहीं हो रही, और जो आप फोर्सी कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, वो पॉलिटिकल एंगल से तो बहुत बड़ी एक डिबेट हो सकती है, लेकिन अमलन फॉर द टाइम बिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बैरिस्टर साहब, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। जी, सर ने जो भी गुफ्तगू की, इट इज हिज व्यू एंड आई रियली रिस्पेक्ट इट, एंड ही इज वन ऑफ आवर मेंटर्स। लेकिन बात ये कि एक लीगल प्रोसेस को मैं समझाना चाहूंगा, एक गवाह के या दो अल्लाह देता ASA के मुकरने से यहाँ जो है वो सजा नहीं हो जाती कि वो मुकर गया तो आपकी इक्विटल हो जाए। बात ये, यहाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, ठीक है, यहाँ उसके ऊपर आपकी वीडियोस बनी हुई है। I myself have been involved in these trials, and let me tell you one thing, sir.
सर यहाँ निकलने, और मैं एक और भी बताऊं, मैं एक्यूज की तरफ से ही था विदाउट टेकिंग एनी नेम। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और आपके जो गवाहान है बाकी, वो इतनी लंबी फहरिस्त है कि आप ये बात ना कीजिए कि वो फलाना निकल गया तो ये सर, लेकिन एक ही शख्स के ऊपर 36 मुकदमे बैरिस्टर साहब, आपको मैं कहूं कि मुझे अनवर रजा की खिड़की में भी नजर आ रहे हैं, शाहिद मेदला की खिड़की में भी नजर आ रहे हैं, रिजवान, तो ये फिर मेरी आंखों का कसूर है ये देखने वालों का? आई हैव टू एक्सप्लेन दिस। बात यह है कि अगर हम लाहौर में बैठे हैं, अगर मैं अभी लाहौर कैंट से निकल कर आपके दफ्तर तक आऊं और मैं 10 डिफरेंट जगह के ऊपर 10 डिफरेंट किस्म की क्या नाम है कानून अपने हाथ में लूं और ऑफेंसेस क्रिएट करूं, तो हर किसी की डिफरेंट एफआईआर होगी। चलें, ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। मित्तल साहब मुख्तसर ब्रेक में जाते हैं। एक सबमिशन है छोटी सी। हाँ जी जी, ये जो मुकदमात हुए हैं पीटीआई के लोगों पे, इवन पीटीआई की खवातीन पे, ये तो 40 शहरों में हुए हैं, तो एक ही वक्त में पॉसिबल नहीं है ना कि वो 40 शहरों में मौजूद हो, उनकी प्रेजेंस हो। दूसरा ये है कि देखिए जो हमारी हमारे पास कैपिटल हिल में जिस तरह से सजाएं दी गई, अगर किसी ने पेपर स्प्रे भी यूज किया है तो उसको 10 से 14 साल तक सजा हुई है। हम डिनाई नहीं करते हैं, हम ये जो स्टेट का इस्तेहकाक है इसको ओवर रूल नहीं करते हैं, इसको क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो ड्यू कोर्स ऑफ प्रोसेस था उसको होना चाहिए था, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, बैरिस्टर साहब को भी सुन ले, बैरिस्टर साहब को भी सुन। जी चलें, दोनों की तरफ से उनको भी रही थी, उनको भी रही थी। टेररिज्म एक्ट के अंदर जो टेररिज्म है ना, सेक्शन 6 के अंदर, वो ब्रॉडली डिफाइंड है। अगर मैं यहाँ बैठकर अल्ताफ हुसैन साहब की जजमेंट है, वो खुजदार में भी मुकदमा हुआ था, लाहौर में भी हुआ था, कराची में भी हुआ था, इस्लामाबाद में भी हुआ था। Terrorism is not only doing something अपने हाथ से, it is by the tongue as well, it is by inciting the public disorder। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया बैरिस्टर साहब, पॉइंट आपका आ गया। मुझे ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद जब बातें हैं, ये तो हमने सियासी रहनुमाओं के हवाले से गुफ्तगू की, लेकिन सियासी रहनुमा कुछ दावे भी करते हैं, कुछ फैसले भी करते हैं, लेकिन अमलन और हकीकतन उन फैसलों का आवाम से बराह रास्त कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ मट्टी पाओ काम होता है। एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, बिजली की 8 तकसीम कर कंपनियों के हवाले से जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें खासे हौलनाक इंकशाफात आज मंजर आम पर है, जिसके मुताबिक अगर मैं यहाँ पर फहरिस्त गिनवाना शुरू करूँ तो यहाँ पर ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि किस दौर में, किस साल में कितना आवाम को जो है बिजली के बिलों में टीका लगाया गया। और इसमें अगर मैं बात करूं कि 5 तकसीम कार कंपनियों के हवाले से तो उन्होंने सार्फिन को 47 अरब 81 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग की। और अगर एक माह के हवाले से मैं फिगर्स आपके सामने रखूं तो 2,78,649 सार्फिन को 47 अरब 81 करोड़ का इजाफी बिल भेजा गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आपको यह भी बता दूं कि ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पीडीएम दौर में 90 करोड़ यूनिट फालतू डाले गए, जबकि मुल्तान इलेक्ट्रिक कंपनी ने तो मुर्दा अफराद को 4 करोड़ 96 लाख रुपए के बिल ही भेज दिए। अच्छा, ये जो मरे हुए अफराद हैं इनके हवाले से क्या हमारे पास कोई कानून मौजूद है या नहीं है, इस पे तो मैं बैरिस्टर साहब आपकी ओपिनियन लूंगी ही, लेकिन सबसे पहले आम आदमी के हवाले से बात करते हैं। रिजवान रजी साहब, पीडीएम दौर की भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं फिगर्स, और यहाँ पर वज़ीर तवानाई जो हैं वो भी साल 2023 के हवाले से ओवर बिलिंग के हवाले से इतराफ़ कर चुके हैं। निगरान सेटअप दौर की बात 2023-2024 के हवाले से। सर, ये पहले भी स्कैम सामने आ चुका है और इस बार भी सामने आया है, लेकिन ये मसाइल जूं के तू रहते हैं, कभी हमने सुना नहीं है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई हुई, और कार्रवाई हुई तो अपने मंतक के अंजाम को भी पहुंचे। देखिए, पीडीएम की जब गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने पूरा बोर्ड फारग कर दिया था आते ही, मेरा ख्याल को 3 या 4 माह के बाद लेस्को का। और उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि लेस्को ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी कि उन्होंने 104% रिकवरी की है, जिसके ऊपर उन्होंने सर पीट लिया कि इसका मतलब है 4% रिकवरी तो आप खुद क्लेम कर रहे हैं कि जो बिजली आपने फराहम नहीं की वो पैसे वसूल किए हैं। तो पूरा बोर्ड तब्दील हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि सिस्टम जो है वो बोर्ड तब्दील नहीं कर सकता या करने को तैयार, और नतीजे के तौर पे ये होता है कि वो टारगेट्स पूरा करने के लिए और रिकवरी के जो वो सेट करने के लिए पूरा करने के लिए वही बंदों को भी बिल भेज देते हैं। हमें इजाफी बिल आते हैं। हमारे इलाके में जो बिजली चोरी हो रही होती है
उस चोरी के जो चोरी शुदा यूनिट्स होते हैं उनको तब्दील किया जाता है, उनको तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन डिजिटल मीटर की मौजूदगी के अंदर ये कैसे हो सकता है? ये मेरी अकल से मावरा चीज़ है कि डिजिटल मीटर की मौजूदगी के अंदर ये काम कैसे हो सकता है। ठीक है, अब वो पता नहीं वो कहाँ पे डालते होंगे या किसको डालते होंगे, किस तरह डालते होंगे, क्योंकि डिजिटल मीटर जिनके यहाँ लगे हुए हैं वहाँ पे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और अब तो सर एनालॉग सिस्टम काफी हद तक खत्म हो चुका है। जी जी, एनालॉग सिस्टम नहीं, बहुत सारी जगहों पे अभी भी है, लेकिन ख़ास तौर पे जहाँ पे 3 फेज डिजिटल लगा हुआ है, एक तो वो मीटर चलता तेज़ है, फिर 3 फेज की वजह से उसका टैरिफ भी ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर मुझे ये भी पता चला कि 5 मरले का टैरिफ और होता है, और जब अगर आप 10 मरले के अंदर और मैतला साहब की तरह अल्लाह खुशहाली दे दे अल्लाह ताला आपको, तो वो आप कनाल में शिफ्ट हो जाए तो फिर उसका टैरिफ ही बदल जाता है, यानी मकान के साइज से आपका टैरिफ बदल रहा होता है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है सिस्टम के अंदर, इसको सिस्टम के ऑपरेटर्स एक्सप्लॉइट करते हैं, और जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर से ऐसी चीज़ भी की कीमत भी हमसे वसूल करते हैं जो ना हमें कभी सप्लाई की गई और ना सप्लाई की जानी है। तो पूरे सिस्टम को ओवरहाल या रिवैम्प करने की ज़रूरत है। ये हम यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम करते रहें या प्राइम मिनिस्टर साहब बोर्ड बदलते रहें, इससे ये मुमकिन नहीं होगा। अनवर रज़ा, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बोर्ड तब्दील भी कर लेते हैं, मामला तब भी हल नहीं होते, तो हमारे पास इन मसाइल का हल क्या है? क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये कोई पहली बार का नहीं है, इससे पहले भी माजी में इस किस्म की ऑडिट रिपोर्ट्स आती रही हैं। ना ये किसान को छोड़ रहे हैं, ना ये आम आदमी को छोड़ रहे हैं, और फिर आप ये देखें कि ये मरोमों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, न जाने कब्रों में जा जाके बिल फेंक कर आते हैं। ताकतवर तबकात है ना, इनका एनेक्सिस है आपस में। आपको याद होगा कि एक प्राइवेट पावर जो कंपनी थी, उन्होंने 10 बरस में 1 यूनिट भी नहीं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिया, और 450 या 460 अरब रुपए जो थे सालाना वो पाकिस्तान से हमसे आपसे लेते रहे। एक बात तो ये। दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आती और मिलिंग क्या बात करती हैं कि ये पीक आवर्स में बिजली इतनी महंगी हो जाती है, वो क्या चक्कर है? क्या ये जो पावर कंपनीज हैं इनको उस कोई खास पीरियड में ज्यादा महंगी बिजली पड़ती है? फिर आप जरा देखें 200 से ऊपर आप यूनिट जाएंगे तो मैं कहता हूं कि उस पे पैसे आपके फिर बढ़ जाएंगे। 200 यूनिट से आप क्या स्लैब्स बनाए हैं वो भी नहीं समझ आती। फिर आप देखें टैक्सेस कितने लगा दिए गए हैं, उस पर जरा देख लीजिए। अब बिजली की जो एक्चुअल कीमत है उस पर जो टैक्सेस हैं, जो बिजली आप कंज्यूम करती हैं, वो पैसे तो आप पे एक तरफ रखिए ना, उससे ज्यादा आप टैक्सेस दे देती हैं। अच्छा चलिए, ये अपनी जगह पर मौजूद, लेकिन जनाब इससे भी सितम ज़रीफी ये है कि आप देखिए कि ओवर बिलिंग की जाती है, ये जुर्म है। मुझे एक डिस्को के जो सीईओ थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कंपनी के अंदर मैंने साल के अंदर अंदर, याद होगा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उन्होंने उस जो डिस्को थी उसको प्रॉफिट में लाए। फिर उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि 200 अरब से ज्यादा ये मैं आपको करता हूं कि मुझे कंपनी, मुझे आप प्राइवेटाइज कर दीजिए। अब एक आम आदमी जो है, एक शख्स जो बिजनेसमैन है, वो इस तरह के डिस्कोस को प्रॉफिटेबल कर सकता है? तो मुझे बताइए कि ये हुकूमत के जरिए सर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये जो इनको नहीं, ये प्रॉफिट में नहीं जाती हैं, लेकिन किस तरह जाती हैं? ये देखिए ना, जुल्म ये है कि ये आपकी और मेरी जेब से पैसा निकालते हैं। बिजली इतनी ज्यादा महंगी कर दी गई है, उस पर इतने टैक्सेस लगा दिए गए हैं कि आम आदमी वो पे नहीं कर सकता। मुझे बताइए, जब ये सारा सिस्टम होगा, फिर आप देखिए गर्दिशी कर्जे वो भी हमसे निकालने हैं। ये किस तरह ये मुल्क चल रहा है? हमसे लेनी है, बलूचिस्तान की सड़कें भी हमने बनवानी है। जरा ये मुल्क चल रहा है टैक्सेस पर, और टैक्स अदा करना है आपने और मैंने। हम टैक्सेस देते रहेंगे, ये मुल्क चलता रहेगा, ये हुक्मरानों के अखराजात पूरे होते रहेंगे, और पूरे मुमलिकत इस तरह चलते रहेंगे। आप और मैं यहाँ पर बैठकर चीखते रहेंगे। आपको याद होगा अवाम पूरी चीखी है, तो उसके बाद तकसीमकार कंपनियों के जो रेट हैं वो रिवाइज हुए हैं, जो गैर फितरी रेट्स थे। ऐसा ही है शाहिद मिर्ला साहब, वही बात आ गई है कि अवाम के, यूं कह लीजिए कि दिलों का हाल हम लोग टीवी पर बैठकर बयान कर रहे होते हैं। अब तो अवाम में भी इतनी सख्त बाकी नहीं रही है कि वो बाहर निकल के एहतजाज करे, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह जिस किस्म के कवानीन का नफाज कर दिया गया है। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, सखर और कबायली इलाके, ये तमाम वो इलाके गिनवाए गए हैं इस ऑडिट रिपोर्ट में कि जहां पर हद से ज्यादा ओवर बिलिंग की गई है। जी देखिए, अभी अवैस लगारी साहब का 2 दिन पहले वो अपने लिए एप्रिसिएशन सीख कर रहे थे मीडिया से। सोशल मीडिया पे उन्होंने कुछ चीज़ें डाली हुई थी कि हमने इलेक्ट्रिसिटी का रेवेन्यू डबल कर दिया है, और वज़ीर आज़म की भी पिक्चर लगी हुई थी और उनकी अपनी भी।
और दूसरी तरफ वो ये भी बात करते हैं कि हम इसलिए लोगों को महंगी बिजली दे रहे हैं चूंकि वो कम कंज्यूम करते हैं। अच्छा, दुनिया में सप्लाई एंड डिमांड का रूल अप्लाई होता है और दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा इनजस्टिस देखने में नहीं आता कि अगर आप किसी चीज को, किसी कमोडिटी को कम यूज कर रहे हैं लेकिन उसका बिल ज्यादा भर रहे हो या उसकी प्राइस ज्यादा दे रहे हो। तो पाकिस्तान इन दैट केस वाहिद मुल्क है, बहुत रेयर एग्जांपल है कि जिसमें ये हो रहा है कि आप बिजली कम यूज करते हैं लेकिन आपको बिल जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा देना पड़ता है। फिर आईपीपीज हैं, 90s ऑनवर्ड्स हमने देखा कि अभी भी जब ये सी पैक के तहत भी कुछ आईपीपीज आए और उससे पहले भी 90s में भी आए, कुछ बेनजीर ने लगाए और फिर उसके बाद नवाज शरीफ ने लगाए। हम बहुत तनकीद करते हैं मीडिया में। आई वॉज ऑल्सो one of those journalists who had been criticizing Imran Khan and his cabinet and all that. But आप देखिए कि 2-3 बड़ी चीजें उन्होंने की हैं, अनलाइक शरीफ गवर्नमेंट के, जैसे आईपीपीज पे उन्होंने कमीशन बनाया, बहुत जबरदस्त कमीशन था। उसके बाद वो अनफॉर्चुनेटली हमारा माफिया कार्टेलाइजेशन इतनी ज्यादा है जो किसी भी चीज को गो थ्रू नहीं होने देता, वो आगे नहीं बढ़ने देता। उन्होंने कमीशन बनाया, उसमें बताया गया कि किस तरह से इरेगुलरिटीज हो रही हैं। और आपको मैं बताऊं कि 2013 से 2018 के दरमियान 400 अरब रुपया इसहाक डार ने जायद दिया है आईपीपीज को। वुड यू बिलीव के 100 अरब रुपए की पेमेंट्स जो हैं वो फोटो कॉपीज पे हुई हैं, इसहाक डार साहब ने वजीर खजाना की हुई हैं। अब देखें, ये चीजें समझ नहीं आती, पूरी दुनिया में नहीं समझ आती। इमरान खान को क्रेडिट गया, उनकी कैबिनेट को क्रेडिट जाता है, आईपीपीज पे कमीशन बना और उसी को आगे अभी आके कुछ अर्सा पहले पीडीएम के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात किए, आईपीपीज के जो मालकान थे उनको जबरदस्ती बैठाया। कुछ आईपीपीज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पहले अपने पैसे पूरे कर लिए हैं, वो डॉलर्स में पेमेंट्स ले रहे हैं, वो कोई 20 टाइम्स ज्यादा पेमेंट्स ले चुके हैं जो उनकी उस वक्त कॉस्ट थी। अच्छा, जो रेट ऑफ रिटर्न है कभी भी इस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का ये आईपीपीज लेते रहे। इवन सी पैक की भी बात करें, जो चाइनीज यहाँ पे पावर प्लांट्स लगे हैं उसमें 27.5% का जो आरओ दिया गया है, रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है, विच इज अनलाइकली इन द वर्ल्ड। वो भी बहुत ज्यादा था। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ हुकूमतें आईपीपीज को तो बिजली ना भी देने के ऊपर इतने अरबों रुपए की जो है ना वो पेमेंट करती रही है, लेकिन जो हमारा एक आम सारिफ है जिसने सोलर पैनल घर में रखा है उसके लिए निर्ख उन्होंने पहले से किस हद तक कम कर दिया। मुख्तसर रखिएगा, मुझे कॉर्पोरेट जी एक वन सेंटेंस। कॉर्पोरेट फ्रॉड आप देखिए किस तरह से होता है कि अभी 59 बिलियन रुपीस के कराची इलेक्ट्रिक को छोड़े गए हैं जो उसने स्टेट के देने थे, और वो छोड़े इसलिए गए हैं कि जी हमारा बैड डेट है, वी कैन नॉट कलेक्ट। अब देखिए कई प्राइवेट कंपनी है, भाई आपका बैड डेट है तो आप भाड़ में जाओ, अवाम क्यों उसके पैसे देगी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों उसके पैसे पे करेगी। एग्जैक्टली ऐसे ये माहिर कहते हैं। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये जो मुर्दा लोग हैं जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, इनके घरों में या फिर इन लोगों के नामों पर बिजली के बिल भेजना, सर यहाँ पे हमारे पास इस रियासत पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद नहीं है जो ऐसे लोगों को, जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके कि भाई जो मुर्दा हैं, जो है ही नहीं इस दुनिया में, वो कहाँ से बिजली के बिल देंगे। और उनके जो जिनके हवाले से मैं बात कर रही हूँ सर, 4 करोड़ 96 लाख रुपए के बिल भेजे गए हैं मुर्दा अफराद को। देखिए, दैट इज इमटेरियल। बात ये है कि जब किसी की वफात हो जाती है हमारे घरों के अंदर, कंबाइंड फैमिली सिस्टम में, वी आर नॉट लिविंग इन न्यूटन फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज, तो हमारा होता ये कि सक्सेशन नहीं होती, वो आगे मीटर जो है बापडा में और फोन लाइंस वो वालिदैन के नाम पे रहती। दैट्स नॉट द पॉइंट। हम आईपीपीज में हल्की सी एक बात कर दो, आईपीपीज में करना, लेट्स नॉट फॉरगेट असद उमर साहब भी, ठीक है, कि उनके दौर में क्या हुआ, और उसके बाद जो कमीशन बना था हाई पावर कमेटी, उसका क्या बना। But now we are talking about the overbilling. That's the point over here. Overbilling के अंदर साकिब निसार साहब की एक जजमेंट थी जिसके ऊपर एक हाई पावर कमेटी बनी थी, ठीक है, जिसमें मेपको, गेपको, लेस्को में उसमें भी पिटिशनर था, पिटिशनर का वकील भी था। तो बात यह है कि सारी कमेटी बनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड कमेटी की इन्वेस्टिगेशन बनने के बाद फाइनली हुआ क्या? फाइनली हुआ ये कि आपने 10-15 लाइनमैन्स को हर लेस्को से भी निकाल दिया, गेपको से भी निकाल दिया, और जो ऊपर लोग बैठे थे उन तक कुछ नहीं आया। आपने कहा कि जी जो लाइनमैन हैं ये इंडस्ट्री से पैसे ले लेते हैं, फलाना करते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज दिस मैटर हैज टू बी लुक्ड इनटू। और जब तक नीचे से ऊपर तक आप पावर लाइंस का मसला देख लें, आपके यहाँ केस था जी, मैंने निकाला भी हुआ जी, दिस केस इज
रियासत सिकलैन केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक गया जी। इस केस के अंदर उसके जो आपकी ट्रांसफार्मर्स थे उसके अंदर 500 टाइम्स ज्यादा पेमेंट ली हुई थी उसके, जिसके अंदर साकिब निसार साहब ने सुमोटो एक्शन लेकर हाई पावर कमेटी बनाई, लेकिन उसका बना क्या? आईपीपीज ले लें, जब से ये लेस्को केपको गेपको बने हैं, आई थिंक द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हैव इंक्रीज्ड। आपने उनको ज्यादा जगह दे दी है, ज्यादा एवेन्यूज दे दी हैं टू डू करप्शन, ठीक है। एंड दिस आपकी जब इदारा बना हुआ है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉइंट मेरे पास आपका आ गया और वक्त भी मेरे पास खत्म हो चुके हैं, लेकिन बात जाहिर सी बात है आप भी अपने केसेस का बात करें जिसमें आप खुद जो है वकालत कर चुके हैं, लेकिन बात यहीं पर आती है कि हमारे यहाँ केसेस भी लगते हैं, हमारे यहाँ कमेटियां भी तश्कील दी जाती है, लेकिन इन दी एंड होता क्या है? आज मैं आपसे ऑडिट रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ, फिर अगले साल मैं आपसे जून और जुलाई के ओवरबिलिंग के बारे में डिस्कशन करूंगी। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।